बेटा बेटी में फर्क। सलोनी के माता पिता हमेशा सोचते थे कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो तो उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन जब सलोनी का जन्म हुआ तो वे बहुत निराश हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे सामने इसे मत लाना, मेरे सामने इसे मत लाना। भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, नहीं तो पहले बेटा ही दे देती। मेरी सहेली महक और खुशबू के यहाँ तो पहले बेटी का ही जन्म हुआ था। वे कितने भाग्यशाली हैं। अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अगली बार देखो कहीं फिर लड़की हो गई तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो होता है वही होता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगली बार फिर उनके यहाँ बेटी ही हुई तो उनके घर जैसे सन्नाटा सा मच गया। मालिनी तो बकायदा रोने लगी, जैसे उसके यहाँ कोई शोक सभा सा हो गया हो, कोई मर गया हो। मोहन भी मातम मनाता रहा। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो? क्या हम बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगी? दो दो लड़कियां हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई। हे भगवान, ये तो पराया धन है। सब धन संपदा बटोर कर अपने घर चली जाएंगी। इससे हमारा वंश थोड़ी ना चलेगा। वे दोनों अपनी लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके मन में जो घुटन थी वह अपनी लड़कियों पर उतारते थे। जरा जरा सी बात पर बेमतलब ही दोनों लड़कियों की खूब पिटाई होती। उनको ढंग से खाने पीने को भी नहीं मिलता था और नासमझ उम्र में ही वे उनसे काम भी करवाने लगे थे। आखिर उनके यहाँ अब की बार बेटे का जन्म हुआ तो मालिनी और मोहन दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने बेटे का नाम युवराज रखा और उसे युवराजों की तरह ही पालने लगे। दोनों लड़कियां शालू और सलोनी अपने भाई को खूब खिलाती पिलाती थी और उसकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन उनके साथ उनके माता पिता खूब भेदभाव करते थे। मम्मी, मुझे भी दे दो ना आम। भैया कितना बड़ा आम खा रहा है। पहले युवराज को खा लेने दो, वह छोटा है। जब उसका पेट भर जाए और वह छोड़ दे तब ले लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के भी पेट भरवा सके। हाँ, नहीं तो कभी कभी शालू मचल जाती। मम्मी, थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर का दूध हम तुझे नहीं पिला सकते। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर भैया तो पी रहा है, क्या मेरा मन नहीं करता अच्छी चीजें खाने को? दूध के साथ बिस्किट खाने को मेरा भी मन करता है। तो वो लड़का नहीं है क्या? वो बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी, वो कमा कर लाएगा, तुम बटोर कर ले जाओगी। ये बातें सुन शालू और सलोनी को बहुत बुरा लगता है। वह विरोध करते हुए कहती हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी यहीं रहेंगे। अगर भैया तुमको कमा कर खिलाएगा तो हम भी तुमको कमा कर खिलाएंगे। तब मोहन और मालिनी उनकी मूर्खता पर हंसने लगते थे। युवराज के लिए अच्छे कपड़े आते थे, जबकि शालू और सलोनी के लिए फुटपाथ पर से सबसे घटिया कपड़े आते थे, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था। उनमें कोई सुंदरता नहीं थी, वह तो भद्दे लगते थे। युवराज के लिए कितने अच्छे कपड़े आते हैं। काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास की लड़कियों को देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, उनमें सजी हुई, वे कितनी सुंदर लगती है। लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। लेकिन मोहन साफ कह देता, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम इतना खर्चा कर सके, लेकिन लड़के को तो अच्छा पहनना ही है।
अरे वो लड़का है, बाहर अच्छे स्कूल में जाता है, बाहर उसकी इंसल्ट नहीं होगी क्या? तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में ही रहती हो। शालू और सलोनी आपस में कहती हैं, कोई बात नहीं, युवराज हमारा छोटा भैया है। शालू और सलोनी जब बड़ी हुई तो उनका एडमिशन गांव की सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। शालू और सलोनी का हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, उन्हें स्कूल से वजीफा और ड्रेस भी मिलेगा और खर्चा भी। हाँ, और इतना सारा खर्च बचेगा तो युवराज को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छी पढ़ाई होगी तो जीवन में वह कुछ बन सकेगा। लेकिन युवराज लाड प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे, पर वह उन सबको चटोरेपन में उड़ा देता था। थोड़े दिन बाद युवराज की जरूरतें बढ़ती चली गई। पापा, 20,000 रुपए चाहिए। क्यों बेटा? मैं टूर पर जाऊंगा और कुछ सामान भी लेना है। पर बेटा, इतनी जल्दी जल्दी रुपए कहाँ से लाऊं? युवराज मोहन पर अकड़ने लगा था। वह ऐंठते हुए बोला, देने तो पड़ेंगे ही। आखिरकार मोहन को रुपए देने ही पड़े। उसके पास तो थे नहीं, तो वह अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया। लेकिन मोहन को युवराज के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। मालिनी देखो, युवराज पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि शालू और सलोनी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही है और साथ ही घर का काम भी करती है। तो क्या हुआ, वह लड़कियां हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। एक बार युवराज ने मोहन से 50,000 रुपए की मांग की, जो मोहन ने उसे नहीं दिए। मोहन को युवराज की आदतों पर शक होने लगा था। इस बात से युवराज अपने पापा से नाराज हो गया और वह हॉस्टल में रहने चला गया। उसने मोहन और मालिनी से बात भी करना बंद कर दी। युवराज की पढ़ाई पूरी हो गई और वह इंजीनियर बन गया और उसे अपने साथ इंजीनियरिंग करने वाली एक लड़की टीना से प्यार हो गया। टीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पहले ही बता देती हूँ, हाँ, डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को शादी में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताओगे तो वह हमारी शादी ही नहीं होने देंगे, और खबरदार जो हमारे यहाँ उन्हें ला कर रखा तो मैं ये बवाल नहीं पालूंगी। हाँ। युवराज ने टीना से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब मालिनी और मोहन बिना बेटी के रह गए। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये तुमने कब फॉर्म भरा था बेटी? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता जो मेरी एक्टिविटी देखें आप। और शालू, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ पिताजी, थोड़े दिन बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद सलोनी को भी फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। हाँ, हम बहुत गलत कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों के साथ भेदभाव किया, बेटे के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन वो स्वार्थी निकल गया। हमें अपने साथ रखने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि टीना फालतू का बोझ नहीं चाहती थी। उन दोनों की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। ये देखकर सलोनी और शालू दोनों उनके पास आकर बोली, पर हम आपको रखेंगे। चल हट, बड़ी आई अपने साथ रखने वाली। मेरे मम्मी पापा हैं, मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास रखूंगी। हाँ। मालिनी और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए बोले, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों के पास 6-6 महीने रहेंगे। आप खुश? सभी लोग हंसने लगे। मोहन और मालिनी को अपनी बेटियों पर नाज था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
तुमको निश दिन द्यावत, तुमको निश दिन द्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मात की जय, दुर्गे मैया की जय। बोल माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बापू आरती ले लो। हाँ हाँ ले ली आरती बेटा, मेरा आंगन सोना हो जाएगा, तेरी शादी हो जाने वाली है। लेकिन मैं इतना लाचार गरीब हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरी शादी करने के। अरे पिताजी, आप पैसों की चिंता क्यों करते हैं? दुर्गा माता है ना, उनके आशीर्वाद से शादी भी हो जाएगी। हाँ बेटा। कुंवारी पाखी अपने पिता को दुर्गा माता की पूजा करने के बाद प्रसाद देती है और बाहर के लोगों को भी बांट देती है। पाखी एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी, जिसकी शादी गांव के रमेश व्यक्ति से हुई थी। रमेश अकेले मजदूरी गुजर बसर कर रहा था। फिर उसके आसपास के लोगों ने उसे शादी करने की सलाह दी, पाखी के बारे में बताया। कुछ ही समय में दोनों की मंजूरी से शादी हो जाती है। इसके बाद पाखी रमेश के घर और जीवन को संभाल लेती है। ऐसे ही हंसते खेलते उन्हें 7 साल बीत जाते हैं। रमेश का अब 7 साल का बेटा वैभव भी था, जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। उनकी हालत अब कुछ खास नहीं चल रही थी। घर का राशन और बेटे की स्कूल की फीस जानी थी। पुराने कपड़े फट चुके थे। फिर वैभव स्कूल से आकर कहता है, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि माँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे डांटते भी हैं, क्योंकि स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई है। आप पिताजी से बोलो कि वह पैसे जमा कर दे, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल से बाहर निकालने के बाद सबने मुझे गरीब गरीब बोला। माँ ये सब मेरे सुनने का मन नहीं करता, पर वे बोलते हैं तो मैं क्या करूँ। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा और मेरे जूते भी फट गए हैं। बेटा तू चिंता मत कर, शाम को पापा आ जाएंगे तो आज ही दिला देंगे। आजा खाना खा ले। ठीक है माँ। फिर पाखी वैभव को खाना खिला देती है। घर के हालात बिगड़े हुए थे। रमेश का काम ठीक से चल नहीं रहा था, जिस कारण वैभव को भी सफर करना पड़ रहा था। शाम को रमेश आता है और पाखी उसे पानी देती है। अजी पानी पी लीजिए। वह मैं आपसे कुछ पूछ रही थी कि कुछ मत बोलो, मैं जानता हूँ पैसे चाहिए ना घर का राशन भरने के लिए, वैभव के जूते और स्कूल फीस के लिए। जी आप सही बोले। आज स्कूल से रोता हुआ आया था वैभव। उसका स्कूल में मजाक भी उड़ा रहे हैं सब। मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। आंसू तो मैं देख नहीं सकता, 100 रुपये लाया हूँ और साहब जी ने पैसे दिए ही नहीं। इसमें तो हम सबका कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या बोलूंगी उसको। पिताजी आप आ गए, चलो ना बाजार चलो, मुझे जूते दिलवा दो। आप पैसे तो लाए हो ना मेरे स्कूल की फीस जमा करने के लिए। अगर आप पैसे नहीं लाए पिताजी तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, बेटा 2 दिन की बात है, थोड़ा और इंतजार कर ले। नहीं, मुझे अब कोई इंतजार नहीं करना। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप बस ऐसे ही बोलते हैं। अब मैं क्या करूं, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है और पहले वाले साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। अब मुझे दूसरा काम करना होगा। मासूम वैभव नाराज हो जाता है। दोनों माता पिता परेशान थे। फिर जैसे तैसे सब खाना खा लेते हैं। अगले दिन पाखी अपने बेटे को स्कूल भेजती है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता है। पैसों की दिक्कत इतनी होने लगती है कि रमेश एक जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वह देने से मना कर देता है। रमेश दूसरे काम की तलाश करता है। इधर उधर शाम को उसे एक जगह काम भी मिल जाता है। वह खुशी से घर लौट रहा था
कि बीच रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें रमेश की मृत्यु हो जाती है। यह बात जैसे ही पाखी को पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सदमे में चली जाती है कि उसके घर की स्थिति ऐसी ही थी और उसके बेटे और रमेश के अलावा उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। अब वह दुनिया का सामना अकेले कैसे करती? हर चीज की चिंता पाखी को खाए जा रही थी। तभी एक दिन वैभव कहता है, माँ, मैं गंदा बच्चा हूँ ना, इसीलिए पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। आप पिताजी को बोलो वह वापस आ जाए, मैं कभी शैतानी नहीं करूँगा। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। तू अपने पिता से कितना प्यार करता था, लेकिन अब से मैं ही तेरी पिता हूँ और माँ भी। मैं तुझे दोनों का प्यार दूंगी। चिंता मत कर मेरे बेटे, आपके पापा हमें ऊपर से देख रहे हैं। मुश्किल लम्हा कटे ही नहीं कट रहा था। धीरे धीरे घर के बचे कुचे पैसे खत्म हो जाते हैं। वैसे भी घर में पैसे नहीं थे। पाखी गुमसुम से बैठी थी। तभी वैभव कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, घर में पैसे नहीं है। क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, आपको चूड़ी बनाने का काम आता है ना? आपने बताया था आप शादी से पहले करती थी, तो आप चूड़ी बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? वैसे भी आप बहुत अच्छी चूड़ी बनाती हो। अरे वाह बेटा, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अब मैं यही काम करूंगी। पर उससे पहले माता रानी की पूजा करते हैं। हर काम की शुरुआत उनसे ही करती हूँ मैं तो। ठीक है माँ। फिर पाखी अपने बेटे के साथ दुर्गा माता की मूर्ति को स्थापित कर पूजा करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। बोलो श्री नवदुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय, वैष्णो देवी मैया की जय। आप मेरी मम्मी की चूड़ी बनाने वाले काम को अच्छे से चला देना। फिर अपने बेटे की गुल्लक फोड़कर पाखी कुछ पैसों से चूड़ियां बनाने का सामान ले आती है और चूड़ी बनाकर शाम को बाजार में बेचने जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। चूड़ियाँ तो बड़ी महंगी दे रही हो, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे बहन जी, जरा एक बार तो देख लीजिए, बहुत अच्छी से बनाई है मैंने। मैडम एक बार देखिए तो। हे दुर्गे मैया, ये क्या हो रहा है? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की है। मेरा बच्चा भूखा होगा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माता रानी कृपा कीजिए, मेरी चूड़ियों की बिक्री करवा दीजिए। पाखी सुबह से शाम बाजार में बिता देती है, मगर उसकी चूड़ी कोई नहीं खरीदता। वह उल्टे पांव घर चली आती है। अगले दिन भी उसे बाजार में 5 घंटे से ज्यादा हो गया था। वह गर्मी में चूड़ी बेच रही थी, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा था। लगता है आज भी मुझसे कोई चूड़ी लेने नहीं आएगा। मेरे पैसे और मेहनत बर्बाद हो गई है। क्यों माता रानी, आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मैं घर ही वापस जा रही हूँ। पाखी आंखों में आंसू लिए अपनी चूड़ी की टोकरी को उठाकर चली जाती है। कुछ देर बाद अंबिका नाम की एक औरत आकर कहती है, सुनिए, अरे वह कल परसों तीज है और अभी मुझे कहीं घूमने भी जाना है। मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, क्या आपके पास चूड़ियाँ मिलेंगी? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही पते पर आई हैं। हमारे यहाँ ढेर सारी चूड़ियाँ मिलेंगी। आपका साइज क्या है? मुझे खुद पहना दीजिए। ऐसा करो, सारी चूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं अपने वहाँ पर किसी जरूरतमंद को बांट दूंगी। जी ठीक है,
आइए, आप बैठिए ना। आप मेरे घर आई है, मैं आपको खड़ा नहीं रख सकती। हाँ बिल्कुल। फिर पाखी अंबिका को रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां दिखाती है और अपने हाथों से भी पहना देती है, जिससे पाखी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज तो चमत्कार हो गया। 2 दिन से मेरी बिक्री नहीं हो रही थी। ये सब दुर्गा मैया का किया हुआ है। वैसे दुर्गा माता की मूर्ति देखकर लगता है तुम दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हो और कुछ परेशान सी भी लग रही हो। कुछ ठीक नहीं है क्या? हाँ, आपने सही पहचाना। मैं दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनका ही नाम जपती रहती हूँ। अब मेरे घर में कितनी भी परेशानी आ जाए, मुझे पूरा भरोसा था माता रानी सब ठीक कर देंगी। और आज उन्होंने आपको बेचकर 2 दिन से मेरी चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई थी। आपको बेचकर उन्होंने मेरा ये भी काम आसान कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भक्तों को इतनी परम भक्ति करते देख मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कहते ही वह अंबिका नाम की औरत दुर्गा माता यानी अपनी असली रूप में प्रकट हो जाती है। पुत्री, मैं तुम्हारे संयम, मेहनत और जज्बे से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम खड़ी उतरी। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? दुर्गा माता, आप स्वयं मेरे घर आई हैं, वह भी चूड़ियां खरीदने। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपके साक्षात दर्शन पाकर तो मैं अत्यंत धन्य हो गई। फिर भी आप कहती हैं तो इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि कभी मेरे बेटे को किसी भी चीज की परेशानी ना हो। रमेश के जाने के बाद हम अधूरे से हो गए हैं। माता रानी नमस्ते। तथास्तु मेरी पुत्री, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिन समय था। तुम्हारे जीवन में इतना कठिन समय आया था कि तुम्हें अब इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा खुश रहोगी और तुम्हारे पास किसी धन की कमी नहीं होगी। दुर्गा माता अपने आशीर्वाद से उनके घर को धन से भरकर चली जाती है और अब वैभव अच्छे से प्राइवेट स्कूल में जाता है। उनके घर में ढेर सारा राशन होता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। इस तरह विधवा पाखी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।